चलिए, लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था, सीपी सीवी ये सब हो गया था, एक्सपेंशन वगैरह सब हम कर लिए थे, यस और नो? ठीक है, तो अब जा करके आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ खत्म होने वाला है और अपन सेकेंड लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक डेल यू और एक, तो थोड़ा सा उसको मेजर करने का तरीका देख लेते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल बीच में आ रहा है क्या? आएगा ही नहीं कभी। कौन सा एक्सपेरिमेंट करते थे तुम लोग के सर्वे? ये क्या आड़ा टेढ़ा कलर रखते हैं, आड़ा टेढ़ा लिखा था। क्या लिखो? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट या डिटर्मिनेशन एक ही बात होता है। ठीक है, यस और नो? पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ del u. What is del u? सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय बॉम कैलोरीमीटर, एक एपरेटस होता है। ठीक है, आप उनसे डिटेल में जाएंगे नहीं, कौन सा एपरेटस कैसा क्या, ये तब ये सब आधा नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है जो बहुत रेयर है, आता वैसा है नहीं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, डेल यू, तो अपन सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। ठीक, एक एपरेटस होता है, उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को रख करके उसको कंबशन करते हैं, क्या करते हैं उसको, और जो हीट का चेंज होता है उसको डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉम कैलोरी मीटर जो ऑपरेटर है। तो अगर क्वेश्चन आया इन केस, तो ऐसा तो आएगा नहीं, फिर भी अगर आया तो सिर्फ नाम पे बेस्ड आएगा कि डेल्यू कौन से मेथड से निकालते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, पर फिर भी फॉर्मूला मैं लिख के दे देता हूँ। इन केस कहीं पे अगर डीपी वगैरह सॉल्व करते मिल गया तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ या ना? बाकी PYQs वगैरह में सब में क्वेश्चन नहीं आते, नाम याद रखो, नाम आ सकता है, वो हो सकता है। आया समझ में? तो डेल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है लिख लो, एपरेटस याद रखोगे, क्या बोलते हैं उसको? ठीक, सो डेल यू इज इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला होता है सी, मतलब पता है? नहीं, व्हाट इज सी? क्या होता है सी? पता है ना सबको? हीट कैपेसिटी। डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। एंड व्हाट इज डब्ल्यू? वेट ऑफ सब्सटेंस। एंड व्हाट इज एम? मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। यस और नो? ठीक, तो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपको ये सारी चीज़ें दी है तो फॉर्मूला पुटअप करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, डेल यू, यस और नो? ठीक है, तो सेकेंड सेकेंड अपन निकाल लेते हैं डेल एच। क्या निकाल लेते हैं? डेल एच निकालने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है, किससे निकालते हैं? कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। किससे? कॉफ़ी कप जानते हो ना, और जिसमें कॉफ़ी पीते हो, हाँ उससे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ डेल एच।
ठीक है, तो इसको हम मेज़र करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। किसने निकालते इसको? कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। बस तो दो नाम याद रखना आपको, डेल एच कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर एंड डेल यू बॉम कैलोरीमीटर। ठीक, देन अब आ जाओ फर्स्ट लॉ को वाइंड अप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं फर्स्ट लॉ को? तो लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अपन ने फर्स्ट लॉ में दो क्वांटिटी देखा। कितना क्वांटिटी देखा फर्स्ट लॉ में? एक डेल यू और एक, सेकेंड लॉ में हम पढ़ेंगे फिर से दो क्वांटिटी, डेल एस एंड डेल जी। व्हाट इज डेल एस? एंट्रोपी चेंज, एंड डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ या ना? तो आ जाओ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन जो चल रहा है वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा इसका कोई जिक्र नहीं है ना। फर्स्ट लॉ क्या है? हीट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और फर्स्ट लॉ से दो क्वांटिटी पढ़ा, डेल एच और डेल यू। तो डेल एच बताता है क्या? डेल एच इतना है तो बेटा रिएक्शन रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, कुछ पता चला क्या? रिएक्शन कंप्लीट होगा नहीं चलेगा, पता चला क्या? तो रिएक्शन कंप्लीट होगा नहीं होगा ये बता पा रहा है क्या फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? समझ आ रहा है? तो पहला लिमिटेशन कि आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता है कि कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होगा और कौन सा रिएक्शन कंप्लीट। आया समझ में? ये बताएगा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हम पढ़ेंगे गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस। डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से स्टार्ट हो, किसी की मदद नहीं चाहिए ना, अपने आप से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक क्या ना हो जाए खत्म। अपने आप से चालू हो जाएगा और तब तक चलेगा जब तक क्या ना हो जाए। एक बार आपका रिएक्शन स्टार्ट हो गया अपने आप से और ख़त्म हो गया, मतलब कौन सा रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से स्टार्ट नहीं होगा और ज़बरदस्ती कर भी लोगे स्टार्ट तो कभी कंप्लीट। समझ रहे हो कि नहीं? तो कोई रिएक्शन स्टार्ट स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये आपका कौन नहीं बता पाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस और नो? ओके, so it does not provide spontaneity and feasibility। feasibility समझते हो? it does not provide नहीं, it does not tell, क्योंकि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा फिर आगे, ठीक है। सो इट डज नॉट टेल स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। मतलब ये क्या नहीं बता पाएगा? स्पॉन्टेनिटी समझा दियो। व्हाट इज फिजिबिलिटी? फिजिबल मतलब वही चीज़ होता है जो स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। फिजिबिलिटी मतलब एक रिएक्शन फिजिबल है मतलब कंप्लीट होगा। तो जो भी रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है वो क्या है? फिजिबल। और जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता वो नॉन फिजिबल। तो कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और कौन सा फिजिबल नहीं है, कौन बता पाएगा? सेकेंड लॉ, डेल जी बताएगा। समझ गए? तो ये फर्स्ट लॉ का क्या हो गया? लिमिटेशन। कोई तकलीफ किसी को? ओके, आगे। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन it does not provide any information about the direction of reaction। about the direction of reaction। ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड जा रहा है किधर जा रहा है इससे हमको कोई मतलब। फर्स्ट लॉ में ये लिमिटेशन हो गए दो, एक डायरेक्शन नहीं बता पाता, दूसरा स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी नहीं बता पाता। कौन बता पाएगा? तो सेकंड लॉ आएगा थोड़ा सा देर से, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ डायरेक्ट तो आया नहीं था। पहले क्या पढ़े थे? इंटरनल एनर्जी के बारे में, फिर आया फर्स्ट लॉ। यहाँ पर भी पहले एंट्रोपी पढ़ेंगे, उसके बाद कौन आएगा? सेकंड लॉ। आया समझ में? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या पढ़ लेते हैं? सो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ लेते हैं पहले। फिजिबिलिटी क्या होता है पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं एंट्रोपी। क्या देखते हैं?
आइए छाप दे गया हाथ तक अपन जल्दी। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबको? ठीक, आ जाओ। क्या देखते हैं थोड़ा सा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से स्टार्ट होगा, तब तक चलेगा जब तक क्या ना हो जाए। तो एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से स्टार्ट होगा और चलेगा कब तक? जब तक क्या ना हो जाए। क्या बोलेंगे ऐसे रिएक्शन को? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो प्रोसेस अपने आप से स्टार्ट और कभी कंप्लीट, क्या कहलाएगा? तो दो टाइप के प्रोसेस। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो सबसे पहले अ प्रोसेस which occurs by its own and proceed continuously until get completed. So a process which occurs by its own and proceed continuously until get completed is called spontaneous process. कोई दिक्कत इसमें? हाँ या ना? रस्टिंग ऑफ आयरन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? क्यों? अपने आप स्टार्ट होता है और तब तक चलता रहेगा रस्टिंग जब तक क्या ना हो जाए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा डेफिनेशन बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फिजिबिलिटी में तो समझते हो ना बेटा, जो कंप्लीट होगा वो फिजिबल होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस which does not occurs by its own and does not get completed. कोई तकलीफ किसी को? तो एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से स्टार्ट भी नहीं होगा और कंप्लीट भी नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? तो एग्जांपल, आप लोग की पढ़ाई है ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? आप लोग की पढ़ाई खुद से नहीं स्टार्ट करोगे, सर ने 2-4 दिन डंडा मार के चालू तो करवा दिया पर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए सर को हमारे साथ ही रहना पड़ेगा 24 घंटे। यस और नो? तो ये कभी पॉसिबल, तो पढ़ाई कभी कंप्लीट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल क्या हुआ? आपकी पढ़ाई। समझ गया बेटा? यस और नो? ठीक, जो कभी खुद से स्टार्ट, जोर से बोलो, नहीं होगा। देखा, मान भी रहे हो, कैसे बेशरम लोग हो बे। स्पॉन्टेनियस रस्टिंग ऑफ आयरन तो अपने आप से होगा, मेहनती आदमी है। ठीक, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक स्पॉन्टेनियस और एक
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फिजिबल होगा नहीं होगा? होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? समझ गए? तो लिख देता हूँ, फिजिबल मतलब जानते हो ना बे? ठीक। किसका? इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है भैया। तो spontaneous process are feasible spontaneous process are क्या? फिजिबल। और ऐसे भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल जान के करना ही क्या है? कोई पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता है, तो आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? जो नहीं पढ़ता उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं ना। तो कोई आपके बारे में नहीं जानना चाहता। सेम हम भी नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में जानना। समझ गया बेटा? यस और नो? हाँ, दे तो सकते एग्जाम्पल, पर क्यों जानना ऐसे फालतू लोग के बारे में? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर फिजिबल। फिजिबल मतलब क्या? समझ गए? और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो जाएंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर नॉन फिजिबल। So spontaneous process are feasible and non-spontaneous process are non-feasible. Yes or no? कोई दिक्कत इसमें किसी को? किसी को भी? ठीक, चलिए छाप दीजिए। चलो आओ इधर इधर। एंट्रोपी। एंट्रोपी एस, ठीक है। देखो, एंट्रोपी एक सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेज़र करती है। किसको मेज़र करती है? रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस। किसी भी रिएक्शन में जितना डिसऑर्डरनेस होगा या जो भी रैंडमनेस होगा, रैंडमनेस समझते हो ना? जैसे आप लोग बैठे हो, ठीक है, रैंडमनेस। यस और नो? ठीक। तो दिस इज कॉल्ड रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो कितना कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना रैंडमनेस है, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को कौन मेजर करता है? एंट्रोपी। इसका ही काम है, ठीक है, कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना रैंडमनेस है, वो मेजर करेगा। इसको बाद में जब गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाऊंगा डेल जी, तो समझ में आएगा। डेल जी मतलब होता है कि किस सिस्टम की एनर्जी जिससे वो वर्क कर सके, यूजफुल वर्क, काम की चीज़ है। समझ रहे हो? तो क्या होगा? काम की चीज़ मतलब सिस्टम को सबसे पहला काम है जब ना प्रॉपरली अरेंज हो जाए, डिसऑर्डरनेस ना हो। समझ आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अपन जाते हैं अपने रूम में, ठीक है, अपना रूम पूरा अस्त व्यस्त है, यस और नो? क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता ना, पढ़ाई के अलावा हमारे पास समय नहीं है, तो ये बहाना है, अलग बात, ठीक है, कि चलो मम्मी पढ़ते हैं, समय नहीं मिलता इसलिए साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अगर अगर आपको उतना टाइम मिलता, उतना एनर्जी आपके पास होती, समझ रहे हो कि नहीं, तो क्या होता है, जाके थक जाते हो, सो जाते हो, आ जाते हो, तो रूम की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। मतलब किसका शॉर्टेज होगा? एनर्जी ना। अगर उतनी एनर्जी होती, थकते नहीं, तो क्या करते? प्रॉपरली उसको अरेंज करते, फिर जाके सोते, जो भी करते। यस और नो? तो ये जो रैंडमनेस को मेज़र किया, कितना रैंडमनेस बच गया, मतलब मैं क्या सोचूंगा कि इतना एनर्जी सिस्टम के पास नहीं था, इसलिए ये काम नहीं हो सका, इसलिए रैंडमनेस रह गया। हाँ या ना? और अगर इतनी एनर्जी होती सिस्टम के पास, तो उसका क्या कर लेता वो? अरेंजमेंट। तो अपन एंट्रोपी को ये भी बोल सकते, द अमाउंट ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, शॉर्टर, जो शॉर्ट हो गया है, ठीक है, फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। तो किसी सिस्टम की वो एनर्जी जो शॉर्ट पड़ गई है, क्या पड़ गई है? शॉर्ट पड़ गई है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं उसको? और किसी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्या है? तो एक्स्ट्रा एनर्जी, उसी तो काम करोगे, हाँ या ना? तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी कि सिस्टम के पास, जिससे वो काम कर सके, उस एनर्जी को हमने नाम दिया है गिव्स फ्री एनर्जी। कोई दिक्कत? हालांकि इसको हम इसी नाम से जानते हैं, जो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करे। तो सिस्टम के पास रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस तभी होगा जब उसके पास किसका शॉर्टेज होगा? एनर्जी का। समझ गए? जितना रैंडमनेस उतना शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। समझ गए? तो अपन क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेज ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। एंट्रोपी मेजर करो उसको, एंट्रोपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? और
जितनी एनर्जी सिस्टम के पास है, मतलब सब अरेंज हो गया, सारा चीज़ हो गया, डिसऑर्डरनेस नहीं हो, सब चीज़ें हो गई है, उसके बाद उसके पास एनर्जी बची है, तो उसे क्या करेगा? काम करेगा ना वो। क्या करेगा? जैसे इफ़ यू आर ए सिस्टम, तो तुमको पता होना चाहिए बेटा तुम्हारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? जितना खाते हो उतने का काम नहीं कर सकते तुम। 1000 कैलोरी कंज्यूम किया तो 1000 कैलोरी का काम नहीं कर सकते ना। 1000 कैलोरी में से आपके बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे हैं, ठीक है, जो सांस ले रहे हो, ठीक है, सारी चीज़ें जो चल रही है, ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट जो पंप हो रहा है, ये सब में क्या चाहिए? आ रहा है समझ में? बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहता है, तो वो भी कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है क्या? बॉडी उसको कर रही है ना। यस और नो? तो ये सब चीज़ें करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? तो 1000 जूल कंज्यूम किया, उसमें से मान लो बॉडी को ये सब करने में 300 जूल लग गया। कितना लग गया? तो 300 जूल का काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। 1000 जूल कंज्यूम करोगे तो 700 जूल का ही कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। 300 जूल कर लिए तो क्या हो जाएगा? खर्च। क्या हो जाओगे? समझ आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम क्या करते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, 1000 जूल कंज्यूम किया, बॉडी को जरूरत थी 300 जूल, 300 जूल चला गया, बचा कितना? 700। फिर अपन 700 जूल को बचा के रखते, कुछ नहीं करते, दिन भर लेटे पड़े हैं। समझ रहे हो कि नहीं? काम के नाम पे कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत जो करना पड़ता है बिना उसके होता है वही किया है। 100 जूल कंज्यूम हुआ, तो 1000 में से 300 जूल तो चला गया, बॉडी ने अपने आप बंद कर दिया। और हमने कितना बंद किया? चलो 200 कर लो, ठीक है, इतना भी आलसी नहीं बनना है। बचा कितना? वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा? वो हवे मुड़ेगा क्या? नहीं ना, वो आपके बॉडी स्टोर करेगी उसको फ्यूचर के लिए, कभी मिला नहीं खाने को, तो उसको एज ए एनर्जी वो स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ फैट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धीरे धीरे रहते रहते आदमी क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। फिर लोगों को अचानक से हो जाता है यार वेट ज़्यादा बढ़ गया है, डाइटिंग करते हैं, तो पहला चीज़ कैलोरी इनटेक कम कर दिए। पहले 1000 जूल कंज्यूम कर रहे थे, 500 जूल कर रहे हैं। यस और नो? तो अब 500 जूल, हाँ होता नहीं, अलग बात है, ठीक है, तो कहने का है, ठीक है, 500 जूल कंज्यूम किए, 300 जूल बॉडी ने अपने आप खर्च किया, बचा कितना? 200। 200 तो बिना कुछ करे अपन बंद कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, वर्कआउट किया, 300 जूल और खर्च कर दिए, तो 500 जूल और खर्च किए टोटल। 300 हमारा बॉडी किया, 500 हमने किया, कितने हो गए? और हमने कंज्यूम कितना किया? कितने का शॉर्टेज हुआ? 300। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी 300 जूल के लिए? फैट को बंद करेगी जो स्टोर्ड है। यस और नो? तो डेली का रूटीन नहीं रहेगा, जब तक ये रूटीन रहेगा तो डेली वो क्या करेगा? फैट बंद करते जाएगा, बंद करते करते धीरे धीरे आपका वेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यस और नो? समझ गए? अब कोई आदमी जिसके बॉडी में फैट है ही नहीं, अब उधर मत देखो, ठीक है, अब कोई आदमी जिसकी बॉडी में फैट है ही नहीं, मैंने सुबह उसको 1000 कैलोरी खिलाया, ठीक है, यस और नो, और शाम होते तक में मैंने 2000 कहाँ से एक्स्ट्रा किधर से आएगा? तुम दोगी क्या उसको? तो शाम होते होते में मैंने उससे 800 जूल का काम करवा लिया। कितने जूल का? अब देखो भाई, 1000 खिलाया, 800 जूल कंज्यूम करवा दिया, यूज़ करवा दिया। अब देखो 700 एक्स्ट्रा था, 300 तो उसको बॉडी को चाहिए ना रात तक, कल सुबह तक के लिए, है ना? शाम तक होते होते बॉडी ने 100 जूल कंज्यूम कर लिया, जो भी है। फिर उसके बाद कितने का शॉर्टेज पड़ गया? 800 मैंने करा लिया, 300 बॉडी को चाहिए चाहिए, तो जब तक बॉडी में 200 जूल तक 200 जूल तो बचा है ना, तो 200 जूल यूज़ करेगा, उसके बाद फिर 100 का शॉर्टेज पड़ेगा जैसे, तो आदमी क्या हो जाएगा? खर्च। समझ गए कि नहीं? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? तो वो जो 700 जूल है उससे काम करा सकता हूँ, उससे ज़्यादा का काम करा दूंगा तो सिस्टम खर्च हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा ना, फिर अगली बार काम कराने के लिए दूसरा ढूंढना पड़ जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या करना है, 700 का ही कराओ, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए 700 का भी नहीं, 500 करा के छोड़ दो, आदमी कहीं ज़्यादा कुछ कर लिया तो। समझे कि नहीं? तो सिस्टम को डेली सुबह 1000 जूल खिलाओ और 700 जूल का काम करा लो, सिस्टम फिट रहेगा एकदम। समझे कि नहीं? तो 700 जूल इज कॉल्ड यूजफुल वर्क, वो एनर्जी जिससे वो यूजफुल वर्क कर सकता है, तुम्हारे लिए काम कर सकता है। बाकी जो 300 जूल बचा उससे वो कोई काम ज़बरदस्ती करवा तो लोगे, फिर सिस्टम ही खर्च हो जाएगा, फिर तुमको करना पड़ेगा कल से काम। समझ गए? उसको कौन मेजर करता है? डेल जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी को हम बोलते हैं यूजफुल वर्क।
तो डेराइव करके बताऊंगा क्यों बोलते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? तो फिलहाल तो हम फोकस करते किस पे? तो एंट्रोपी इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को कौन मेजर करेगा? एंट्रोपी। तो डेफिनेशन क्या हुआ? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ randomness और disorderness of a system is called क्या? So the measure of degree of randomness or disorderness of a system is called entropy. क्या बोलते इसको अपन? एंट्रोपी। यस और नो? तो जैसे अपन एंथैल्पी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी को नहीं निकाल पा रहे थे, वैसे ही एंट्रोपी को भी हम मेजर, अपन क्या मेजर कर सकते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। तो दैट इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। व्हाट इज क्यू? हीट। व्हाट इज क्यू? एंड टी इज व्हाट? टेम्परेचर। यस और नो? नोट कर लीजिए। जिसको रिवर्स कर सकते हैं, क्यों मतलब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस का हीट। कौन सा प्रोसेस? तभी तो मेजर कर पाओगे ना रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। कैसे? फॉर एग्जांपल स्पेस में किसी गैस को छोड़ दिया तो प्रोसेस रिवर्सिबल है क्या? इरिवर्सिबल है ना। तो कभी मेजर कर पाओगे क्या? और जीवन भर चलता रहेगा ना, कभी खत्म। रिवर्सिबल है मतलब एक टाइम खत्म होगा ना, खत्म हो जाएगा तो चेंज मेजर कर लोगे, फिर क्या होने लगेगा? रिपीट। और जो चीज़ रिपीट ही नहीं हो रही है वो चलते जा रही है, तो फिर भाई जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक के रैंडमनेस निकाल सकते हो क्या? समझ गए? पर रिवर्सिबल है मतलब क्या होगा? खत्म होकर रिवर्स आएगा ना, एंड होगा फिर रिवर्स आएगा। तो जनरली क्यू रिवर्सिबल, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ आप याद रखो डेल एस इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी, काम चल जाएगा, ठीक है। हालांकि कहीं यहाँ पे काम आएगा नहीं। अब एंट्रोपी होता है या तो पॉजिटिव या तो होता है नेगेटिव। एंट्रोपी हो सकता है या तो पॉजिटिव या तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी पॉजिटिव बढ़ेगी, और रैंडमनेस घटेगा तो। अब एक बात बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस कौन ज़्यादा रैंडमनेस कॉज करेगा? भाई जो मूव कर सकते हो तो रैंडमनेस कॉज करेगा ना। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? तो समझो जैसे फॉर एग्जांपल अगर रैंडमनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो रैंडमनेस सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा किसका? फिर हाँ या ना? मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। यस और नो? तो ओके, अपन बात करते हैं रैंडमनेस की। किसकी बात करते हैं? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो किसका रैंडमनेस ज़्यादा? मूव कर सकते हैं, हाँ या ना? क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है, रैंडमनेस कब ज़्यादा? क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर है, उसमें 2 ही लोग रहते हैं, सिर्फ 2 लोग रहते हैं, ठीक है। तो घर एकदम प्रॉपर जमा रहेगा, सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी। क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं ना, एक ने जमा दिया और ख़राब किया तो भर देगा जिसने जमाया, क्योंकि पता है कि मेरे अलावा यही है। अगर किसने बिगाड़ा तो इसने बिगाड़ा होगा ना, तो डर रहेगा ना कुछ भी ऐसे उठा के रखोगे तो। अब घर में 15 लोग हैं, समझ लो। अब कोई जमा के गया, किसने बिगाड़ दिया, अब 15 में से कैसे पता चलेगा अब किसने बिगाड़ा है? तो वहाँ डर भी नहीं है ना, सेफ है सब। समझ रहे हो कि नहीं? और ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा लोग होंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्या होंगी? बिखरी हुई होंगी। यस और नो? तो जितने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी, पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे, मोल्स बढ़ेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, पूछ देता है बताओ किस में एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, या किस में एंट्रोपी बढ़ेगा, किस में घटेगा। यस और नो? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे अपन। चलो 2-4 क्वेश्चन लगाते पहले। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो 2-4 क्वेश्चन लगा के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते इसका। करो क्वेश्चन लिखो।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा घटेगा, रैंडमनेस, पक्का ना? बन रहा है बच्चों? सिंपल है ना? चलिए जल्दी करेंगे फटाफट।
आ जाओ चेक कर ले। यहाँ से, अगर यहाँ से देखते हैं बेटा, अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड मतलब क्या होगा? डिक्रीज, मतलब डायरेक्ट माइनस लिख दूँ चल जाएगा ना? क्या आंटी? नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होता है, गेट लॉस्ट। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टल इज रेस फ्रॉम 0 to 115, क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब पॉजिटिव। कितने? एक और तीन, एक और तीन मतलब रैंडमनेस बढ़ा घटा? पॉजिटिव। कितना? दो, दो बराबर। ये एक मोल है और ये मतलब क्या हुआ? यस और नो? सभी का आ रहा होगा कम से कम ये तो। अब इधर H2 298 केल्विन 1 atm, H2 298 केल्विन 10 atm। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कंप्रेस कर रहे हैं। रैंडमनेस, क्योंकि गैस को प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड को प्रेशराइज करोगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। तो रैंडमनेस क्या हो रहा होगा? समझ गया बेटा? अरे हाँ या ना? क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ से H2O 298 1 atm 310 हो गया ना? टेम्परेचर बढ़ा मतलब रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। इसके बाद एक और बहुत सारे मतलब क्या हो रहा है? ये बहुत सारे, ये कम। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल समझते हो? क्रिस्टल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके कांस्टेंट पार्टिकल 3D स्पेस में रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। क्या होते हैं रेगुलर पैटर्न में? अरेंज हो रहे हैं। तो रैंडमनेस बढ़ रहा है घट रहा है? समझ गए? क्या हो जाएगा? यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? पक्का? ठीक है, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। हाँ बच्चा। डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल टी, हाँ या ना? अब कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ से हमको पता चल रहा है हीट बढ़ाएंगे तो डेल एस बढ़ेगा, इन्वर्सली ना टेम्परेचर। क्या है? यस और नो? तो टेम्परेचर इन्वर्सली मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना बे? अबे हाँ या ना? तो एंट्रोपी कैसा? एंट्रोपी और डेल एस में, डेल टी में, डेल एस और डेल टी में क्या रिलेशन? मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा ना? तो बेटा यहाँ क्या लिखे हो? 298 है, हाँ कि ना? जल्दी बोलो बे। और यहाँ पे क्या है? तो फिर क्या आना चाहिए? यस और नो? कोई दिक्कत? तो पॉजिटिव क्यों लिख के रखो बे? म- 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 मैंने कुछ भी किया, तुमने क्या किया था? देखो इधर सुनो बे नमूनो, यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है ना, इन्वर्सली है। पर बेटा साथ में क्यू क्या है? डायरेक्टली है ना? तो क्यू चेंज, क्यू चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट पॉसिबल है क्या? अगर मैं हीट करूँगा सिस्टम को, अगर मैं सिस्टम को हीट करूँगा मतलब क्या बढ़ा रहा हूँ? क्यू। क्या बढ़ा रहा हूँ? मैं क्यू बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हाँ कि ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेम्परेचर को अगर चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे? तो क्यू भी ऑटोमेटिक होगा ना? आया समझ में? तो जैसे कोई सिस्टम है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री से बढ़ाओगे, एक कंटेनर है उसमें पानी भरा पड़ा है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है, तो टेम्परेचर कितने से करना? सिर्फ 1 डिग्री। पर हीट क्या लगेगा? बहुत कम कि बहुत ज़्यादा? हीट ज़्यादा है ना? हीट क्या है?
ज़्यादा, तो टेम्परेचर और हीट में डोमिनेटिंग क्या है? हीट। टेम्परेचर और हीट में डोमिनेटिंग कौन है? हीट डोमिनेटिंग है, समझ गया बेटा, जो कि कैसा प्रोपोर्शनल है, समझ गए? तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस, मूवमेंट बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो अब तुम बोलोगे सर इन्वर्सली तो बढ़ना नहीं घटना चाहिए, तो बेटा टेम्परेचर के साथ एक नमूना और चेंज हो गया, जो क्या है? हीट, समझ गए? तो टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ा, तो हीट के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कौन डोमिनेटिंग है, इसलिए हीट के रिस्पेक्ट में आएगा। किसके रिस्पेक्ट में आएगा? समझ गए बेटा? हाँ या ना? अगर प्रॉपरली मेंशन करता हीट कांस्टेंट, टेम्परेचर राइजेस, तब वो चेंज होता, समझ गया बेटा? मेंशन है क्या? हीट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, डोमिनेट कौन करेगा? तो किसके हिसाब से आएगा रिजल्ट? हीट के हिसाब से। किसके हिसाब से? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? चलिए आइए फिर आगे। क्या बेटा? हाँ, दो लोग हैं घर में और 15 लोग हैं, रैंडमनेस कौन कॉज करेंगे? हाँ, तो लोग बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कितने लोग हैं? कितने हो गए? लोग कम हो रहे कि ज़्यादा हो रहे? तो घटेगा बढ़ेगा? समझ आया? कितने लोग हैं? 2 मोल और एक 3 मोल है ना? 3 मोल कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं? तो क्वांटिटी बढ़ रही घट रही है? लोग बढ़ रहे घट रहे? घट रहे हैं ना? लोग घट रहे हैं मतलब रैंडमनेस भी क्या होगा? घटेगा ना? हाँ या ना? यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? ठीक, आइए लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या बेटा? एंट्रोपी। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, मारूंगा मर जाओगे यहीं पे। एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव, हाँ या ना? अबे आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंटेंसिव। तो जो क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट है, जो क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट है वो क्या है? इंटेंसिव। और एक होता है एक्सटेंसिव, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे। तो जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, और जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा वो, समझ गए? तो क्या आपका एंट्रोपी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? नहीं करता है ना? 2 लोग हैं 10 लोग हैं, चेंज हुआ एंट्रोपी की नहीं? क्वेश्चन किया है ना? जब मोल्स बढ़ रहे तो बढ़ रहा है एंट्रोपी, कम हो रहा है तो कम हो रहा है, हाँ या ना? तो कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, मतलब क्या? पाथ पे डिपेंड क्या मिलेगा? फाइनल एंड इनिशियल। यस और नो? ठीक, तो फिर एंट्रोपी पे साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? क्या होगा? समझ गए ना? साइक्लिक मतलब इनिशियल एंड फाइनल क्या हो जाएगा? सेम। तो एंट्रोपी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी चेंज, समझ गए? स्टेट फंक्शन मतलब डेल, बात पे डिपेंड। और जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जो भी पढ़ते हैं उसमें सबका क्या निकालते हैं अपन? डेल, है ना? चेंज। यस और नो? सो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। समझाया था अभी?
तो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग क्या यूजफुल वर्क। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ क्या अनअवेलेबल, अब क्या लिखते हो, तो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ अनअवेलेबल, अब ठीक है, एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, मतलब कितनी एनर्जी शॉर्ट है ये कौन बताएगा, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है जिससे यूजफुल वर्क कर सकते हो, समझ गए। तो कितनी एनर्जी शॉर्ट है यूजफुल वर्क के लिए वो बताएगा एंट्रोपी, और कितनी एनर्जी ज़्यादा है यूजफुल वर्क के लिए कौन बताएगा। कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन इसको, डेल एस इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाई डेल टी। डेल एस को क्या बोल रहा हूँ मैं, तो अपन किसकी बात करें, एनर्जी की बात करें ना, किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर एनर्जी हियर, क्यों, व्हाट इज योर एनर्जी, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अनअवेलेबल एनर्जी, क्या बोल रहे हैं इसको, अनअवेलेबल एनर्जी, व्हाट इज दैट, क्यू, समझ रहे हो बेटा। इसको इधर भेज दूँ तो क्या होगा ये, एंट्रोपी, हाँ या ना, इनटू क्या, डेल्टा टी, मतलब क्या, तो चेंज ना लिखो शॉर्ट में लिखो तो चलेगा ना, अनअवेलेबल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू होगा एंट्रोपी चेंज इनटू टेम्परेचर चेंज, और अगर सिर्फ लिखता हो अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंट्रोपी इनटू, कैसे समझ आ रहा है, क्यू इज एनर्जी, पूरे एक्सप्रेशन में हु इज एनर्जी, तो क्यू इज अनअवेलेबल एनर्जी मान रहा हूँ इसको मैं, तो अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है, यस एंट्रोपी मल्टीप्लाई इनटू क्या, टेम्परेचर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप हो जाएगा ना, तो थर्मोडाइनमिक्स नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप हो जाएगा, बचेगा क्या, थर्मो केमिस्ट्री, 2 क्लास में वाइंड अप हो जाएगा वो भी, ठीक है, चलिए नहीं